आइटम नंबर 20 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री चंद्र प्रकाश जोशी सीपी जोशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2023 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, मैं आभारी हूं मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, उनके हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने जिस प्रकार से इस संसद को डिजिटल किया, पेपरलेस किया और आपने अनेक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, उनको प्रेरित किया, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपका जब संसद के संयुक्त सत्र में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब संयुक्त सत्र में विराज रही थी, तब उस समय एक तरफ आप विराज रहे थे, एक तरफ माननीय जगदीप धनखड़ जी विराज रहे थे। यह पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है और पूरे देश के लिए भी गर्व का विषय है कि आज एक राजस्थान की माटी के लाडले सपूत जो जन सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक आयाम स्थापित करते हुए आज लोकसभा का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक किसान पुत्र, एक धरती पुत्र आज राज्यसभा में वो सभापति के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। ये राजस्थान के लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती है। मैं राजस्थान की करोड़ों जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। मैं इतना जरूर निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय, ये देवभूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है और हमें सौभाग्य की इस भारत भूमि पर जन्म लिया। और आप और हम जिस प्रदेश से आते हैं वो मीरा का आंगन है, वो राणा का राणांगन है, वो पद्मावती के जौहर की भूमि है, वो पन्ना के बलिदान की भूमि है, वो भगवान देवनारायण की भूमि है, वो तेजाजी महाराज की भूमि है, वो महाराणा प्रताप की भूमि है, वो बप्पा रावल की भूमि है, वो राणा सांगा की भूमि है, वो संत रैदास की भूमि है, वो मानगढ़ धाम की भूमि है, वो महाराजा सूरजमल की भूमि है, वो पीथल पाथल की भूमि है, वो भगवान परशुराम की तपोस्थली है, तो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। उस भूमि की ओर से मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपना अभिभाषण किया और किसी भी देश की उन्नति और प्रगति के लिए 3 भावों का होना बहुत आवश्यक है उनके शासक और प्रजा के बीच में। पहला है मातृभूमि, दूसरा है मातृ संस्कृति और मातृभाव। और 2014 से इस देश में मातृभूमि, मातृ संस्कृति और मातृभाव का व्यापक रूप से वृद्धि हम सब लोग देख रहे हैं। आज संयोग से आदरणीय महामहिम महोदया और हमारी वित्त मंत्री महोदय मातृतुल्य भी है तो मातृभाव से पूरी परिपूर्ण भी है। उनका जब संबोधन हम सब लोगों ने सुना और देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक से प्रधानमंत्री तक अपने आप को शासक नहीं, एक प्रधान सेवक के रूप में मानकर अपने को गर्व की अनुभूति करते हैं, तब यह लगता है कि मातृभूमि से, मातृभाव से है कोई व्यक्ति जो इस भारत माता की सेवा के लिए संलग्न है। किसी ने कहा नरेंद्र नाथ दत्त से नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक, नरेंद्र से लेकर नरेंद्र तक कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति मत कर लो। और दूसरे नरेंद्र निकल पड़े हैं चरैवती के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए साहसिक निर्णय के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, गरीब को गणेश मानकर काम करने के लिए जब संयुक्त सत्र में हमने देखा है त्रेता युग में
माता सबरी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी। और आप जब संयुक्त सत्र की हम लोग बात करें, तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जब संसद में प्रवेश कर रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि उस समय त्रेता युग में सबरी माता प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी, तो अभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता सबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं। उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता से, अपने विजन से प्रतिवर्ष वो प्लान बनाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित, उन्नति और प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है, पूरे देश के करोड़ों लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसका जिक्र अभिभाषण में आया था, आज सकल घरेलू उत्पाद का जो देश 85% भागीदारी रखते हैं, जो वैश्विक व्यापार में 75% हिस्सेदारी रखते हैं, जो दुनिया की 2/3 आबादी का नेतृत्व करते हैं, ऐसे देशों की G20 देशों की अध्यक्षता करने का गौरव भारत को मिला है। इसके लिए अभिनंदन करते हैं हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। भारत देश भर में अनेक बैठकें आयोजित करेगा। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को काफी प्रसिद्धि मिली है। G20 का अध्यक्षता का ये लोगो, ये थीम, ये वेबसाइट देश के संदेश और दुनिया की प्राथमिकताओं में भारत की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने का काम करेगा। G20 का हमारा मंत्र वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। या मेरा, ये पैराया, ये छोटे विचार के व्यक्ति सोचते हैं, लेकिन उच्च चरित्र के लोग, उच्च विचार के लोग पूरे समस्त परिवार को अपना, देश को अपना, दुनिया को अपना परिवार मानकर चलते हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अभिभाषण में अपने वक्तव्य किया, ये आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। कुछ ही महीनों में हम आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश, 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। जिस तरह से पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था, उसके पश्चात ये तिरंगा आज पूरे विश्व भर में फहराता नजर आ रहा है। इस तिरंगे के खातिर अनेक लोगों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दे दी। कई युवाओं ने भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर इस भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज स्वर से उनकी आत्मा भी खुश हो रही होगी कि यह तिरंगा आज विश्व भर में लहरा रहा है। हमें खुशी इस बात की भी है कि कश्मीर के लाल चौक से लेकर, देश के प्रमुख चौराहे से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन, देश के प्रमुख चौराहे पर जब तिरंगा फहराता है तो राष्ट्रवाद की प्रेरणा पूरे देश भर के लोगों को देता है। आज ये तिरंगा पूरे देश में संकट काल का भी पर्याय बन चुका है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हम लोगों ने देखा, तब मात्र तिरंगे के कारण, इस देश के प्रभावी प्रधानमंत्री के आह्वान के कारण, दो दुश्मन राष्ट्रों ने भी बमबारी बंद कर दी और तिरंगे के पीछे हजारों हमारे भाई बहन सुरक्षित हिंदुस्तान लौटकर आ गए। पहले भी देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते थे, न तो देश को पता लगता था, न दुनिया को पता लगता था। लेकिन आज 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री शेर हिंदुस्तान दुनिया के देश में जाते हैं तो वहां भी भारत का तिरंगा फहराता है, भारत माता का जयघोष होता है। तब कहना चाहता हूं, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में सितारा। आज के दिन आओ मिलकर करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। आजादी के अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है, भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़े हैं। देश आज विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो इस सौभाग्य हमें प्रदान किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। आपने कई बातें कही, कई प्रकार के जुमले भी आप लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी मौन रहकर जो कर्म करता है होकर मौन, तू बता उससे जीत सकता है कौन।
जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। और कितनी ही बातें करने, अनर्गल बातें करने के बावजूद भी इस राष्ट्र के लिए चरैवती के सिद्धांत को लेकर तब कहा जाता है अमृत काल का 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता के स्वर्णिम शताब्दी का और भारत विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा करने का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अमृत काल के पंच प्रण के संकल्प का आह्वान किया, जो देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश की स्थिति के दिशा दर्शक तत्व होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस पंच प्रण को स्वर्णिम काल में हमें पूरा करना है। एक ऐसा संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी से मुक्ति का संकल्प, विरासत पर गर्व करने का संकल्प, एकता और एकजुटता का संकल्प, नागरिकों की कर्तव्यता का संकल्प। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में भविष्य के भारत की कामना की है। आने वाले समय का भारत कैसा होगा? एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने वाला भारत हो। एक ऐसा भारत जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। एक ऐसा भारत जिसकी युवा शक्ति, नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाला भारत हो, जिसमें युवा सबसे 2 कदम आगे चलने वाले हो। एक ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2047 तक के लिए देश के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को हितों को ध्यान में रखकर मेरी सरकार ने बेहतर काम करने का काम शुरू किया। हमने माननीय अध्यक्ष जी 2014 में जब हमारी देश में सरकार बनी तो पूरे देश के लोगों ने देखा है भ्रष्टाचार और आतंकवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार और आतंकवाद का बोलबाला था। तब दुनिया के देश के लोगों में एक आशा भरी नजरों से देख रहा था। दादा आपसे कड़ा कोई वरिष्ठ नहीं है, बिराजी आप। 2014 में देश में आतंकवाद, देश में भ्रष्टाचार की आग जल रही थी। तब देश के लोगों ने सोचा गुजरात मॉडल को देखकर कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश उन्नति कर सकता है, प्रगति कर सकता है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता है, दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़ा सकता है। तब देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने एक व्यक्ति के नाम पर, एक विचार के नाम पर, एक लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दी। तब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा, सबका साथ सबका विकास। जब 2019 में फिर से सरकार बनी, ये राजनीति में विश्वसनीयता बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन लंबे समय के बाद राजनीति में विश्वसनीयता देखने को मिली है। एक व्यक्ति और विचार के आधार पर लोगों ने पहले की तुलना में ज्यादा बहुमत दिया और कहा कि आप इस देश को आगे बढ़ाइए, इस देश की सीमाओं को मजबूत करिए। और मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, उन्होंने प्रत्येक अनुभव को जिया है, महसूस किया है कि गरीब का दर्द क्या होता है। और आज जब उनको राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला तो उन्होंने प्रत्येक समस्या का समाधान भी किया। आप लोग भी अब चिंतन करने लगे हो कि 60 साल में हम भी सरकार में रहे, हम आखिर वो काम क्यों नहीं कर पाए जो मोदी जी ने 8 वर्ष में कर दिया। हम ये काम क्यों नहीं कर पाए जो गरीब को गणेश मानकर इतनी योजनाएं, ना सिर्फ सपना दिखाया, उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का भी काम किया। वो एक दिन में नहीं होता है, जो 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में करके दिखाया। उसके लिए तप चाहिए, तपस्या चाहिए, समर्पण चाहिए, परिवार भाव चाहिए, गरीब के प्रति संवेदना चाहिए। और वो तब होता है, लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, तब जाकर कई सुहानी प्रभात हो रही है। तब लगता है कि आज कितने संघर्षों के बाद, कितनी मेहनत के बाद उस क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया। हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नारा दिया। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वंचित समाज को देश की अग्रिम धारा से जोड़ना है। तो आज इस दिशा में
अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे लाने का, उनके समृद्धि के, उनके उत्थान का बीड़ा उठाया। और हमें प्रसन्नता हो रही है कि आज गरीब को गणेश मानकर, योजनाओं का केंद्र बिंदु गरीब मानकर प्रधानमंत्री जी इस विजन में खरे उतर रहे हैं। आज इसीलिए सुदूर गांव ढाणी में बैठा हो, कोई बुजुर्ग हो, माता बहन हो, किसान हो, उसके चेहरे पर ललक है कि जो कहा वो करके दिखाया। और आज इसीलिए उसके मन में, चाहे किसान हो, युवा हो, सैनिक हो, सबके मन में एक आशा भरी नजर है कि यह वो व्यक्ति है जो इस राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जा रहा है, विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है। तभी कहा जाता है हमारे देश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे देश की आन और शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने देश की दशा बदल दी। देश की जनता पर चेहरों के और मुस्कान आपसे है मोदी जी, मुस्कान आपसे है। हम 2014 से पहले की बात भी करें तो पहले क्या होता था? कभी 2G होता था, कभी 3G होता था, कोई शक्कर खा जाता था, कोई टेलीफोन के तार खा जाता था, कोई आदर्श सोसाइटी के मकान खा जाता था और कोई कोयला खा जाता था। लेकिन 2014 के बाद आज ना तो बॉफोर्स की सरकार है, ना घोटाले का काम है। ये सरकार है स्वाभिमान की, ये सरकार है आत्मनिर्भरता की, ये सरकार है विश्वास और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समर्पण की, और ये सरकार है मां भारती के लिए वंदन की। इसलिए देश की जनता ने, हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं कि आप 2014 में पहले जो काम कर रहे थे, राजस्थान का आईना भी उठाकर देख लो। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आज व्यभिचार में नंबर 1 है, महिला और बच्चों पर दुराचार में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, और आज बिजली महंगी बिजली में नंबर 1 है, बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की दरों में नंबर 1 है। और इतना ही नहीं, रीट की परीक्षाओं में पेपर हुए लीक में नंबर 1 है। आज अपनी तरफ भी देखना चाहिए, और आप ये भी देखना चाहिए कि पहले इस सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली से मैं 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत है और शर्म भी आनी चाहिए। आज देश का प्रधानमंत्री दिल्ली से 1 रुपया भेजता है, 1 का 1 रुपया गांव तक पहुंचता है, उस किसान तक पहुंचा है, उस नरेगा के मजदूर तक पहुंचता है। बीच में 1 रुपए का भी टाका नहीं लगा सकते। आज हम किसानों की बात करते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। आजादी से लेकर अब तक आपने सिर्फ नारा दिया है कि मेरी सरकार किसान के साथ, कांग्रेस की सरकार गरीब के साथ। हम इंदिरा जी आएगी, नई सवेरा लाएगी, राजीव जी आएंगे, गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। गरीबी को मिटाने का, गरीब को उत्थान का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज 60 सालों में, इतने सालों में गरीब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, छलावा होता रहा, उसके साथ अन्याय होता रहा, उसको कभी उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा। लेकिन पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने किसान का दर्द को समझा है। अरे आप किसान के दर्द को क्या समझेंगे, जो 2018 के चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाकर कहा था कि मेरी सरकार आएगी, 1, 2, 10 तक गिनती गिरी कि संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज वो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है, उसने कर्जा जमा नहीं कराया, आज पत्र लिखकर आत्महत्या कर रहा है। हजारों किसानों के घर के बाहर नोटिस लगे कि तुम्हारी जमीन नीलाम होने वाली है, उसके जिम्मेदार कोई है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। आज किसान अपनी संतान की तरह अपनी फसल की रक्षा करता है, उसको चिंता होती है कि मेरी फसल का क्या होगा, उसको चिंता होती है उस किसान को उसकी फसल के भाव की, उसके फसल को मंडी तक ले जाने की, उसके उचित बेचान करने की, उसको जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने की, उसको चिंता होती है उसकी बाढ़ की, वो कैसे अपनी फसल की रात दिन मेहनत करता है और धरती माता को सीना चाड़
फाड़कर वो इस मिट्टी में से सोना उगाने की ताकत कोई रखता है तो मेरा किसान रखता है। और आपने 60 सालों तक किसान के साथ छलावा किया है, उसके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन मेरी सरकार ने आखिर क्यों नहीं कर पाए? आप प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट योजना आप क्यों नहीं ला पाए इतने साल तक? आपने फसल बीमा योजना, आपने फैक्ट्री के लिए उसको लोन के लिए तो चिंता की, लेकिन किसान को किसान क्रेडिट कार्ड की आपने चिंता नहीं की। आज किसी बड़ी फैक्ट्री का तो लोन होना चाहिए, जल जाएगी तो मुआवजा मिल जाए, लेकिन फसल की बीमा होना चाहिए, ये पहली बार हमारी सरकार ने सोचा। देश में फसल बीमा योजना लेकर आए और उसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट करके किसान के हित में भारत सरकार राशि देगी। लेकिन दुर्भाग्य है, जहां जहां आप लोगों की सरकारें हैं वहां योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और आप प्रधानमंत्री जी का फोटो भी नहीं लगाते हो। फोटो प्रधानमंत्री जी को फोटो की जरूरत नहीं, किसान के दिल में बसा हुआ है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। आपने फसल खराबे की बात की, जब पिछले कार्यकाल में इसी संसद में पूरे देश में ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, किसान की फसल बर्बाद हो गई, तब पूरे देश के और राजस्थान के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए कि किसान की फसल बर्बाद हो गई, एनडीआरएफ से कुछ मदद करिए, राष्ट्रीय राहत आपदा कोष से। उन्होंने कहा, अधिकारियों को बुलाया, बोले नियम बना हुआ है संसद में कि 50% से ऊपर का खराब होगा तो ही मेरी सरकार कोई मदद कर पाएगी। तब प्रधानमंत्री जी के एक वाक्य ने किसानों का दिल जीत लिया। बोले संसद में 1 या 10 कानून भी किसान के लिए बदलने पड़ेंगे तो मेरी सरकार बदल देगी। और पहली बार 50% खराबे की जगह 33% किया गया और किसानों के लिए सरकार के खजाने खोल दिए गए। आज हमें खुशी होती है। आप कहते हो कि 6000 से क्या होता है, लेकिन आप 1 रुपया तो भेज कर देखते, आप भेज कर तो देखते। मैं शारदा पे नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन यह जरूर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी चुनाव में वादा नहीं किया, कभी चुनाव में वादा नहीं किया कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसान को 6000 रुपया डालूंगा, उसके खाते में दूंगा। आपको कल्पना नहीं होगी, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हो, लेकिन आज किसान को खाद और बीज लाने के लिए जब वो साहूकार के पास जाता है, ब्याज से लेकर आता है, तब वो कैसे अपना गुजारा बसर करता है, उसकी चिंता को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने चांदी के चम्मच में पानी पिया है। लेकिन किसान का दर्द समझता है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा मेरी सरकार साल के 6000 रुपए देगी। आपने 2.25 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। और खास बात यह है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जो खेत में काम करती है, 3 करोड़ हमारी लाभार्थी महिलाएं हैं, 54,000 करोड़ महिला हमारी मातृशक्ति के सीधे खाते में गए। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आज जिस प्रकार से योग दिवस के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को दुनिया ने माना, वैसे ही हमारा मोटा अनाज जो 60 के दशक में हमारी थाली से गायब हो गया था, हमारी थाली में गेहूं और चावल आ गया था, आज इस मिलेट ईयर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 70 देशों ने इसका समर्थन किया। श्री अन्न योजना इस 2023 में आप भली आलोचना करो, लेकिन आप भी अगर इसका टेस्ट करोगे तो आपका शुगर, जो बीपी शुगर बढ़ जाता है, वो कंट्रोल में रहेगा। इसका लाभ ले। योजनाओं का लाभ तो आप चोरी छुपे करते लेते ही हैं, टीका भी चोरी छुपे लगाते हैं, तो इसका भी, मोटे अनाज का भी लाभ ले। आपका सेहत ठीक रहेगा तो देश, क्योंकि प्रधानमंत्री जी दुनिया के लिए सोचते हैं, पूरे देश को अपना परिवार मान के चलते हैं, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मेरी भारत माता के सीने में हमारा किस प्रकार से खाद के माध्यम से उसकी स्वच्छता के लिए ध्यान रखा जाए। 23 करोड़ किसानों ने मिट्टी का परीक्षण किया। 6000 करोड़ प्रतिवर्ष 11 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मिला। 38 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लाभ मिला। 1260 मंडियों की स्थापना, ई मंडी की स्थापना हुई है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आत्मनिर्भर अन्नदाता को बनाने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने बाजरा के लिए एक पत्र लिखना था खाली भारत सरकार को। आज राजस्थान का किसान औने पाने दामों में उसको बाजरा बेचना पड़ रहा है। आज सब्सिडी का 2 लाख करोड़ रुपया किसान के पास जाता है। नीम कोटेड यूरिया, आज हम बात करें
बिजली की राजस्थान में आप लोगों ने वादा किया था कि महंगी बिजली नहीं देंगे, 24 घंटा 8 घंटा बिजली देंगे, लेकिन आज राजस्थान का किसान कड़कड़ाती ठंड में खेती कर रहा है। आने वाला चुनाव भी ठंड में है, आपको ठंड लगाने वाला है राजस्थान का किसान, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम भारत जोड़ो की बात करें, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से जन आधार मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने का काम किया। जो वास्तव में पात्र है उस व्यक्ति को लाभ मिले, उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए 300 से ज्यादा योजनाओं का सीधा पैसा लाभार्थियों के बैंक में गया। 27 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम, आपको भी आश्चर्य होता होगा कितने जीरो लगते हैं, इतने सीधे व्यक्ति के लाभार्थियों के खातों में गई है। हम जीएसटी की बात करें, हम एक देश वन नेशन वन टैक्स, कुछ लोग कहते हैं पहले भी आपके समय इस प्रकार की बात आई थी, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पाए। आप जमीन से आपका एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन देश के लिए साहसिक निर्णय लेने का काम भी कोई साहसिक व्यक्ति कर सकता है। वन नेशन वन टैक्स, आज देश के व्यापारी भी खुश हैं और तो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी अदा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आध्यात्मिक रूप से जोड़ा, डिजिटल रूप से जोड़ा, इस देश को रेलों से जोड़ा, इस देश को हाईवे से जोड़ा, इस रेल को हवाई मार्ग से जोड़ा, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा, आर्थिक रूप से जोड़ा, किसानों की उपज को मंडी से जोड़ा, शिल्पियों के उत्पाद को वैश्विक बाजारों से जोड़ा, कला से जोड़ा, देश के हौसलों से जोड़ा, सेना को इरादों से जोड़ा और विश्व में भारत के विश्वास को जोड़ा। इसलिए लोग कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है। ये अंतरात्मा की आवाज से निकलता है, ये कोई ऊपर से नहीं। जब व्यक्ति मन से आशीर्वाद देता है और मन से देश के लिए काम करता है तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उनका साथ देता है। हमारी सरकार ने जिन्होंने इस देश की रियासतों का एकीकरण किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल गगनचुंबी प्रतिमा बनाकर, पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। तो आदरणीय हमारी सरकार ने किया। हम उस पार्टी से आते हैं जो जोड़ने का काम करती है, और आजकल तो जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, आजकल गले में गले मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर उनको जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, आप भारत जोड़ की बात करने निकले हैं। पहले राजस्थान में 2 लोगों को जोड़ के तो दिखा दो। पहले राजस्थान में 2 लोगों को जोड़ के दिखा दो। एक कहता है कि एक ऐसा जादूगर है जो तिजोरी में बिना ताले खोलते ही पेपर को लीक कर देता है, तो दूसरा कहता है कि मेरी पार्टी में दूसरा कोरोना आ गया। नालायक है इस प्रकार के, उनको तो जोड़ के दिखा दो। आपने भारत जोड़ो की बात करते हैं, आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मेरी भारत माता के टुकड़े करा दिए। पूरा लाहौर और दिल्ली लाशों से हटा था, और दिल्ली और लाहौर में सत्ता के लालची लोग खुशियां मना रहे थे। आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, आप भारत जोड़ो की बात करते हैं। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कौन उसके समर्थन में जाकर खड़ा हुआ था? किसने देश से कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया था? आप भारत जोड़ो की बात करते हैं। और राजस्थान में तो भारत जोड़ो यात्रा में कई लोगों ने दूरियां बना ली, कोई पता नहीं किसी का हाथ पकड़ रहा है, कोई गले में कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, संस्कार, जब किसी का संस्कार समय पर नहीं होता है तब इस प्रकार की बातें आती है। गर्भाधान संस्कार का भी अपना समय होता है, मुंडन संस्कार का, नामकरण संस्कार का, लेकिन उम्र पार होने के बाद भी जब किसी का पणिग्रह संस्कार नहीं होता है तब इस प्रकार की बातें सामने आती है। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई पैदल चलकर भी भारत को नहीं जोड़ पाता, लेकिन जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो निश्चित रूप से वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर पूरे विश्व से अपने आप को जोड़ लेता है। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है। आप कितनी आलोचना कर लो, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां जड़ गई होंगी, यही इल्जाम लगा रहा है चमन से बेवफाई का।
जिन्होंने चमन को रोन डाला अपने पैरों से, वे दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने गरीब को केंद्र बिंदु में रखकर काम किया, चाहे सामाजिक सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे हेल्थ हो, हर मामले में। आज आपने इतने दादा बंगाल पे भी बोलूं क्या? आपने इतने वर्षों तक गरीब के बारे में नहीं सोचा कि कोई भी गरीब, उसके परिवार का सदस्य किसी अस्पताल में जाता है तो कैसे उसका इलाज होगा। गरीब की जमीन बिक जाती है, महिला के जेवर बिक जाते हैं, तब भी किसी का इलाज नहीं हो पाता। आज देश में पहले प्रधानमंत्री आए हैं जो देश के 50 करोड़ लोगों के बारे में सोचा, आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। क्या ये आपके स्वास्थ्य की चिंता मैं करता हूं, और आपको आईना भी दिखा देता हूं कि 2013-14 में आपने बजट में मात्र 33,700 करोड़ का प्रावधान किया था, और हमारी सरकार ने 2022-23 में 86,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 149% वृद्धि की गई। आज देश भर में 9,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए। आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एम्स की स्थापना हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो, चाहे संजीवनी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना हो, हर वर्ग के लिए, सबके लिए, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। आज हम पेयजल की बात करें, इतने वर्षों तक उन गांव ढाणियों में सुदूर माताओं बहनों को अपने सर पर कई किलोमीटर पानी लेकर आना पड़ता है। इतने वर्षों तक फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में एक अलग से मंत्रालय बनाया और राजस्थान की माटी के सपूत हमारे गजेंद्र सिंह जी को इसका मंत्री बनाया। कि आप जाइए देश भर में, आपको आश्चर्य होगा वो गांव में रहने वाला कौन है, वो माताएं बहनें जिसके घर पर पानी नहीं पहुंचता, जिनको सुदूर कई किलोमीटर दूर रहकर पानी लाना पड़ता है, उसके लिए इतने वर्षों तक अगर पानी वहां तक नहीं पहुंचा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। और 2019 से मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से इस काम को शुरू किया। आज राजस्थान में ये योजना संजीवनी रामबाण का काम कर रही है। आज गांव में ढाणी में पीने का पानी, शुद्ध पानी पहुंच रहा है। 2019 में मात्र 17% आबादी के पास नल था और आज 57% आबादी में पीने का शुद्ध पानी नल की टूटी से माध्यम से, नल के माध्यम से पहुंचने लगा है। आज के 7 दशकों तक 3.25 करोड़ घरों तक पीने का कनेक्शन था, आज 11 करोड़ परिवार तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचने लगा है। लेकिन आश्चर्य होता है राजस्थान को और अनेक जो दूसरे राज्य, चाहे बंगाल हो, अन्य राज्य हैं जहां पीने का पानी भारत सरकार पैसा दे रही है, लेकिन वहां का जितना कंट्रीब्यूशन उस सरकार को करना चाहिए वो नहीं होने के कारण आज वो योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। उसके जिम्मेदार कोई है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। राजस्थान को 27,000 करोड़ मिला और खर्च किया मात्र 2700 करोड़। और हम आधारभूत सुविधाओं की, अरे आपको दर्द होना स्वाभाविक है क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। हम आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक मकान बनाए आपने। और आपको उस गरीब से कोई चिंता नहीं है कि उसका मकान पक्का बने, उसके घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, उसको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिले, उसको बिजली का कनेक्शन मिले। खाली मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सुदूर जनजाति क्षेत्र में एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए एक टीम आती है। वो सुदूर 5 मकान बने हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो देखकर वो टीम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाती है। वहां जाकर देखते हैं तो प्रधानमंत्री आवास में पक्का मकान बना है और अंदर जाके देखते हैं तो भगवान की तस्वीर के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो भी लगाते हैं। वो उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। किस व्यक्ति ने हमारा जीवन बदल दिया, हमारी आने वाली पीढ़ी का मन बदल दिया,
उनको आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर दिया। और इतना ही नहीं, जो टीम वहां जाती है, ये सच्चा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि एक कालखंड में कितनी योजनाओं का लाभ एक परिवार को मिल सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, उस टीम को उस परिवार ने कहा आप आए हैं तो चाय पीकर जाएं। बोले यहाँ दूर जंगल में कहां से दूध लाओगे? बोले मुद्रा योजना में मैंने लोन लिया है, मैं बकरी पालन कर रहा हूं, अभी दूध निकाल के लाता हूं और आपको चाय पिलाता हूं। उन्होंने कहा बकरी कहां बंधी है? बोले नरेगा योजना में कैटल शेड योजना है, उस योजना में कैटल शेड के नीचे मेरी बकरी बंधी है। वो आता है, बोले घर में चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा, आप कैसे चाय बनाओगे? तो उन्होंने कहा मोदी जी ने मुझे उज्ज्वला योजना में मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया है। अब जब चाय पीते पीते जब शाम हो गई तो उन्होंने बिजली का बटन दबाया, बोले इधर दूर यहां बिजली का कनेक्शन कैसे आया? मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 28 खंबे लगाकर मात्र 5 परिवारों तक के लिए बिजली का कनेक्शन भेजने का काम किया। तब लगता है जब कोने में वो देखने गए, एक बुजुर्ग माता सो रही थी। बोले क्या हुआ माता जी? बोले ऑपरेशन करा के हार्ट का ऑपरेशन कराया आई हूँ। बोले कहाँ से? एक बड़े अस्पताल से हॉस्पिटल ऑपरेशन कराया और 4.5 लाख रुपए लगे, मेरी पॉकेट का एक पैसा भी नहीं लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। एक कालखंड के अंदर एक परिवार को कितनी योजनाएं मिल सकती है, आपको इसके लिए चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। हम रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कोई भी मोहल्ला हो, आज आपके हर रेवेन्यू विलेज में शौचालय बन रहा है, हर घर में शौचालय बना। आपको आश्चर्य होगा, इतने सालों तक आप भी सरकार में रहे, उस माता बहन की इज्जत के बारे में आपने नहीं सोचा कि कैसे वो शाम ढलने का इंतजार करती थी, सुबह होने से पहले सोच के लिए जाती थी और बीच में सड़क पे कोई गाड़ी आ जाती थी तो उसको उठना पड़ता था। उसके दर्द को समझाया देश के प्रधानमंत्री ने, जो सबको इज्जत घर बना कर दिया। ये दर्द आखिर आपके मन में क्यों नहीं आया? आपको इसके लिए शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। मैं आज प्रधानमंत्री आवास में 2 करोड़ 82 लाख घरों को बनाया और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ 22 लाख घरों का निर्माण हो रहा है। आपको ये प्रधानमंत्री आवास पहले स्वप्न लगता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूर्ण करने का काम किया। आज आप और हम सब लोग देखें नरेगा योजना कि आप क्या कर पाए और हम लोग क्या कर पाए। आपने 2013 में मात्र 33,000 करोड़ का बजट दिया था, हमारी बजट ने बढ़ाकर 121% बजट की बढ़ोतरी की। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 ऐसे सरोवर, अमृत सरोवर दिए जो उस गांव में उसका जल स्तर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। क्या ये विचार आपके मन में इतने वर्षों तक नहीं आया? कोऑपरेटिव सेक्टर में आपके थोड़ी देर बाद आया। कोऑपरेटिव सेक्टर में माननीय मोदी जी ने अनेक ऐसे सहकार से समृद्धि की ओर इस देश को ले जाने के लिए, जो ऐसा क्षेत्र था जो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ था लेकिन वो अछूता रह गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मल्टी स्टेट 20 सोसाइटी, मल्टी स्टेट ऑर्गेनिक सोसाइटी, मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट सोसाइटी ऐसे मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले समय में। किस प्रकार से हम लोग नवीन मंत्रालय का गठन करके अनेक समितियों के माध्यम से नीचे तक सरकार को पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए देश के लोग कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है और अमित शाह जी है तो यकीन है। इसीलिए नहीं कहा जाता, वो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने काम को धरातल पर उतारने का काम किया। आपने इतने वर्षों तक आप पड़ोसी देशों में देखिए, वहां बंदूकों के साए में अनाज पड़ा है, आटा पड़ा है, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री जब देश पे संकट आया तो 80 करोड़ परिवार के लोगों को कहा कि मैं आपका बेटा बनकर किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। क्या इस देश में हम लोगों ने देखा है आज 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इस देश को दी है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी से दी है कि कोई उसमें टाका नहीं लगा सकता। आप और हम सब लोगों ने देखा है डिजास्टर मैनेजमेंट में 100 सालों की सबसे बड़ी ये निर्णय कब होता है? जब मजबूत सरकार होती है, साहसिक सरकार होती है, स्थायी सरकार होती है, तभी देश की जनता ने
एक स्थायित्व के लिए देश में प्रधानमंत्री जी को चुना। आज पूरी दुनिया में जब कोविड संकट आया, कोविड पैंडेमिक में पूरी दुनिया जब संकट में थी, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैं अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करता हूं। जब इस कोविड में सब लोग घरों में बैठे थे, तब मेरी पार्टी के लोग कोई राशन बांट रहा था, कोई भोजन किट बांट रहा था, कोई सैनिटाइजर बांट रहा था, कोई काढ़ा बनाकर बांट रहा था, और इवन किसी को अगर डेथ हो गई, लोगों ने इस बॉडी को हाथ नहीं लगाया, तो उसका अंतिम संस्कार करने का काम भी पार्टी के लोग कर रहे थे। शमशान में लकड़ी पहुंचाने का काम भी हमारी पार्टी के लोग कर रहे थे। इतने वर्षों से हमारी चाहे वेंटिलेटर हो, पीपी किट हो, देश में उस समय जब संकट आया तो नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें सब लोगों को घरों में रहना है। आप भी कहिए कौन मानता है, लेकिन जो व्यक्ति देश हित में काम करता है उसको ईश्वर भी आशीर्वाद देता है और जनता भी उनके साथ खड़ी रहती है। तब लोग के देश के लोगों ने घरों में दिए जलाए और ताली और थाली भी बजाई, मोमबत्ती भी जलाई। लेकिन आप देखिए विकसित राष्ट्रों में कैसे हालात थे, लाशों को उठा नहीं पाए कई महीनों तक। उस संकट में देश के प्रधानमंत्री की सूझबूझ को दुनिया ने भी माना और हमारी सरकार ने जहां दवाइयां नहीं थी वहां दवाइयां भी भेजी, जहां वैक्सीनेशन टीके नहीं बजे वहां टीके भी भेजे। तब विकसित राष्ट्रों ने भी कहा कि मोदी जी हमारे लिए हनुमान है, तो किसी ने कहा मोदी जी महान है। ये आपने नहीं, दुनिया के लोगों ने कहा। आप और हम सब लोग देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था की बात करें, कई लोग कई प्रकार के निर्णय, कई प्रकार के अपने अपने तरीका से सर्वे करते हैं, अंदाज लगाते हैं कि हमारी एवरेज रेट निकालते हैं। लेकिन आप देखिए कि कोई 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और कोविड आने के बाद उस गाड़ी में रिवर्स लग जाता है। उस रिवर्स को लगने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहती है, तब हमें गर्व होता है। आज IMF की रिपोर्ट में भी आता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अमेरिका और चीन को भी आने वाले समय में पछाड़ देगी। जिस देश ने हमें गुलाम बनाया उस देश को भी पछाड़कर 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे देश से वहां तक पहुंचाने का काम किया। आज हम लोग बात करें विदेशी मुद्रा के भंडार की, तो 2013 में क्या था, $304 बिलियन, और आज 22-23 में $564 बिलियन के साथ 185% वृद्धि हुई थी। कई लोगों ने GST आने पर कई प्रकार की बातें कही थी कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। इस टैक्स के लिए क्या समय आने पर अपनी सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाया? आपने क्यों नहीं साहसिक कदम उठाया? आज हमारी सरकार ने साहसिक कदम उठाया तो देश की अर्थव्यवस्था में जो कर का भुगतान करने वाले हमारे भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आज वो भी खुश हैं और देश के गरीब के पास उनका टैक्स का पैसा जाता है, वो भी खुश हैं। आज गब्बर सिंह टैक्स की बात करते हैं। हाँ, गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन गब्बर सिंह टैक्स है उन लोगों के लिए जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं करते और टैक्स की चोरी करते हैं। उनके लिए गब्बर सिंह टैक्स है, उनके लिए नहीं है जो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। आज आप और हम सब लोग बात करें युवाओं की, असंगठित क्षेत्र के लोगों की। इस कोविड पैंडेमिक में के बाद आपने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई होगी, लेकिन रेडियो और पटरी पर जो काम करता है उसके लिए किसी ने चिंता नहीं की। स्किल डेवलपमेंट के बारे में किसी ने चिंता नहीं की। आपने स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में चिंता नहीं की। उन गरीब लोगों के बारे में चिंता नहीं की जो आज रोजगार के लिए अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उसके लिए मेरी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्टार्टअप इंडिया, गरीब कल्याण योजना। आज आप लोगों को होना चाहिए। आपने युवाओं के साथ क्या किया? आपने युवाओं के साथ क्या किया? जब 2000 में अध्यक्ष जी मैं जिला परिषद का मेंबर था, जब इनकी सरकार थी राजस्थान में, इन्होंने क्या, आपकी सोच युवाओं के लिए क्या है?
राजीव गांधी पाठशाला में मैं ही ऐसे घूमते हुए चला गया। एक हमारे उसमें राजीव गांधी पाठशाला में उन्होंने नियुक्तियां दी हुई थी, वो पढ़ा रहा था। ये हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है मैंने कहा अरब सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा भैया ये क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, देश का भविष्य है। वो के भाई साहब यहाँ की सरकार 1500 रुपये खैनी को रगड़ते हुए बोल रहा था कि यहाँ की सरकार 1500 रुपये में देती है, तो 1500 रुपये में तो मैं अरब सागर में ही पहुंचा सकता हूं, बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचा सकता। नरेगा से भी कम मजदूरी आपने वहां के युवाओं को दी। आज वहां के युवा की हालत क्या है? 70 लाख युवा आपने उनका भविष्य अंधकार में आपने डाला है। वहां की रीट की परीक्षा 16 परीक्षाओं में से 10 बार पेपर निरस्त करने पड़े। आज अपनी मां अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है कि मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। वो अपने जेवर बेचकर उस बच्चे को पढ़ाती है। पिता अपनी जमीन बेचकर गिरवे रखकर उस बेटे को पढ़ाता है कि 2 साल पढ़ने के बाद 3 साल पढ़ने के बाद परीक्षा देगा, अधिकारी बनेगा, मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेगा। लेकिन होता क्या है कि जिस खजाने की चाबी, तिजोरी की चाबी सरकार के पास रहती है, वही सरकार पेपर लीक करने में शामिल होती है और राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम करती है। आपकी सोच युवाओं के प्रति ये है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि आज अनुसूचित जाति हो, जनजाति वर्ग हो, पिछड़े हो, हर वर्ग के लिए मेरी सरकार ने जो काम किया वो 9 वर्ष में एक मील का पत्थर है। हमने देखा, हमने 10 वर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हमारी सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया, तो ओबीसी के लिए पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। आपने काका कालकलकर की रिपोर्ट को इधर फुटबॉल की तरह इधर से उधर फैलाते रहते थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं किया। लेकिन कोई साहसिक निर्णय ही व्यक्ति ही निर्णय कर सकता है, वो निर्णय किया हमारी सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार बिरसा मुंडा जी की जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एक जनजाति गौरव रूप दिवस के रूप में बनाया। पहली बार राजस्थान में मानगढ़ धाम, जिसको दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, पीठ नहीं दिखाई, सीने पे गोलियां खाई। उस मानगढ़ धाम पे हजारों उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री स्वयं वहां आए। और ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री उस धरती पर आया और उन्होंने उस स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। आपने नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय तो देखें, लेकिन उस जनजाति क्षेत्र में कैसे वो बच्चा पढ़ लिख कर इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। 400 एकलव्य मॉडल खुले, करोड़ों रुपए की लागत के बने। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आज एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से वहां का युवा उसमें पढ़ाई करने जा रहा है, अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दे रहा है। वनधन विकास केंद्र आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन बना है, चाहे बंबू की खेती हो। अनेक ऐसे हमारे जनजाति क्षेत्र में हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्ति इस योजना के माध्यम से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। न सिर्फ उनको रोजगार मिला है, बल्कि अपने साथ कई लोगों को रोजगार देने का भी काम इस योजना के माध्यम से किया है। बंजारा गोमती जादू के लिए वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसके साथ ही जो हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको भी कहा कि आपके भी जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने काम किया है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवताओं का भी वास होता है। और मेरी सरकार ने नारी शक्ति के लिए, बच्चों के लिए अनेक ऐसी योजनाएं इस राष्ट्र को समर्पित की है, जो देश वर्षों से उसका इंतजार कर रहा था। भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में ना तो हीन है ना दीन है। हमने देखा है कि हरियाणा की धरती पर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ एक ऐसा अभियान शुरू किया और देश की जनता ने भी उसको पूरा समर्थन दिया। आज हम लोग देखें तो बेटियों पुरुषों की तुलना में हमारी माता बहनों की संख्या, बच्चों की संख्या अधिक हुई है।
ना सिर्फ उनके लिए जबकि स्वास्थ्य के लिए भी अनेक ऐसी योजनाएं बनाई, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना हो। गांव में जहां सुविधाएं नहीं थी, आज वहां डॉक्टर इस कैंप लगाकर हमारी गर्भवती माताओं का चेकअप करते हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक अभियान के माध्यम से जच्चा भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने इस योजना को लागू की है। आयुष्मान भारत योजना में भी हमारी 50% लाभार्थी कोई हैं तो हमारी माताएं बहनें हैं। हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनका कैरियर बनाने तक अनेक उनकी बाधाओं को दूर करके उनको इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज चाहे विद्यालय हो, चाहे सरकारी भवन हो, अलग टॉयलेट बनाकर उनको एक इस योजना से जोड़ने का काम किया। सुकन्या समृद्धि योजना, उस योजना के माध्यम से बेटियां हमारे लिए अभिशाप नहीं, बेटियां हमारे लिए अभिमान है। ये योजना इस देश को देकर उन बच्चों के सुरक्षित जीवन की कल्पना की और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। माइनिंग से लेकर सेना के अग्रिम मोर्चों तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया। सैनिक स्कूल से लेकर मिलिट्री तक, ट्रेनिंग स्कूलों तक हमारी बहनों को आज उसमें एडमिशन की परमिशन मिली है। आज मातृत्व अवकाश में 12 सप्ताह को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। और इसमें भी आज मुद्रा योजना की बात करें तो छोटे छोटे व्यवसाय हमारी माता बहनों ने शुरू किए हैं। 70% लाभार्थी आज उद्यमी महिला हमारी माताएं बहनें हैं। आज पीएम आवास में अगर किसी महिला के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो उसका भी गर्व होता है कि आज इस मकान का हक में आज मेरे नाम पर रजिस्ट्री हुई, इसका मालिकाना हक मेरे पास है। आज जन धन योजना में हम बैंकिंग सुविधाओं में देखें तो पुरुषों की बराबरी आज हमारी नारी शक्ति के पास है। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, राजीविका योजना के माध्यम से 80 लाख से ज़्यादा, 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी है। जब ये बजट आया था अभी, तब मेरे क्षेत्र से एक मातृशक्ति का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में जब मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं था, पड़ोसी ना परिवार के, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी। तब मैंने एक मजदूरी करके, वहाँ कमलाबाई नाम की एक माता है, उन्होंने कहा मैंने CLF का गठन किया और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। SVEP के माध्यम से मुझे राजीविका में 25,000 का लोन मिला। मेरा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तब मैंने PMFME के माध्यम से 40,000 का लोन और मुझे प्रधानमंत्री जी की इस योजना से मिला। तब मैंने पैकिंग और ब्रांडिंग के लिए उस काम को शुरू किया। और आज अगर प्रधानमंत्री जी की ये योजना नहीं होती तो मैं भी और मेरे बच्चे भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। इस बजट के बाद उस महिला का, कमलाबाई का फोन आया और देवनान पापड़ के नाम से वो योजना चला रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना कि हमारे जैसी अनेक माताओं बहनों को संबल देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम बात करें, ये हमारी संस्कृति और सनातन संस्कृति का देश है, गौरवशाली परंपराओं का देश है और हमें हमारी विरासतों को जड़ों से जोड़ता है। हमारे विकास आसमान को छूने का हौसला देता है। हमारी सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया। हम लोग हमेशा नारे लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। हम लोग नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब कहा जाता है, जिसके अटल इरादे होते हैं वह ईश्वर भी साथ देता है। आज अयोध्या में देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है। और आपने क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है। राम काल्पनिक है, राम ने कभी जन्म नहीं लिया। और आप ही थे जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में से प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण जी का और सीता मैया का पेश हटाने का पाप भी आपने किया। आपने श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन का भी उस संविधान में अंकित पेज को हटाने का पाप भी आपने किया। और आपने इस संकट मोचक हनुमान जी का प्रश्न भी हटाने का काम किया। आज मैं कहना चाहता हूं,
आपने ये भी कहा और तब कहता हूं शुभ कामों में हमेशा सहयोग देना चाहिए। मोदी जी की सरकार में लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट है, अंतकाल पच जाएगा, जब पच जाएगा छूट तब याद आएगा राम। आजकल लोगों को सिया राम याद आ रहा है, आजकल लोगों को सिया राम आ रहा है। मेरी सरकार अयोध्या में रामलला का मंदिर बना रही है तो राजस्थान में राम दरबार को सीकर में बुलडोजर से तोड़ते हैं, तब हमें तकलीफ होती है। मेरी सरकार महालोक का निर्माण करती है, तब राजस्थान में शिव मंदिरों को ड्रिल मशीन से तोड़ा जाता है, तब हमें दर्द होता है। आप तुष्टीकरण की बात करते हो, राजस्थान में नवरात्रि पर लोग भूखे पेट रहते हैं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जो कहती है रोजे के दिनों में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, उनको नवरात्रा की चिंता नहीं रहती है, तब हमें तकलीफ होती है। आपने वहां कई ऐसे संगठन हैं, हम राव रेवाड़ी निकालते हैं, बाबा रामदेवरा जाते हैं, हम जलजूलनी 11 पे जुलूस निकालते हैं, तब कहते हो प्रतिबंध है, और कोटा में पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप परमिशन देते हो और वहां भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, तब वो आपको ठीक लगता है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी सरकार का। 2013 से पहले हमारी कई ऐसी विरासत, हमारी ऐसी सनातन संस्कृति के ऐसे कई अंश जो चोरी हो गए, दुनिया में चले गए। 2013 से पहले मात्र 13 मूर्तियां विदेश से वापस हिंदुस्तान में आई, लेकिन मेरी सरकार ने 2014 से अब तक 297 ऐसी विरासतों को हिंदुस्तान में लेकर आए, चाहे अन्नपूर्णा देवी हो, चाहे नटराज की मूर्ति हो, ऐसी फिर से हिंदुस्तान में आपने ऐसा भी काम किया है। आज रानी पद्मावती जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी को कभी चेहरा नहीं दिखाया, जलते हुए अंगारों में अपने 16,000 रानियों के साथ अपने आप को स्वाह कर लिया, लेकिन आपने वहां ऐसा चिन्ह लगाया, पत्थर लगाया, उसको भी मेरी सरकार ने हटाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से पहले आपको सुनना पड़ेगा। आज से पहले हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री दुनिया में जाते थे तब ताजमहल भेंट करते थे, ताजमहल, लेकिन आज हमारे गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो हमारी सनातन संस्कृति को श्रीमद् भागवत गीता भेंट करते हैं, तब हमें गर्व होता है कि हमारी सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में पहुंच रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के, आपने बाबा साहब को कभी आगे नहीं आने दिया, उनको संसद में नहीं पहुंचे, इसके लिए रोड़े अटकाने का काम किया, आपने वहां तक रोड़े अटकाने का काम किया। आज देश बदल रहा है, गुलामी के सबूतों को, उनके अंश को हटाने का काम कर रहा है। आज राजपथ का नाम कर्तव्य पथ पड़ा है, तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं कि आज को अमृत उद्यान किया गया। आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आपको राजा जी प्लीज, मैं रिकॉर्ड को चेक करूंगा, के क्षेत्र में भी मैं रिकॉर्ड को चेक करूंगा। आज रिकॉर्ड प्लीज सिट डाउन। हर दिन में 2 कॉलेज की स्थापना हो रही है, हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। आपको सुनना पड़ेगा और 10 बार सुनना पड़ेगा। आज राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज, प्लीज मैं रिकॉर्ड को चेक करूंगा, प्लीज आप सीट पे जाइए, मेडिकल कॉलेज मैं रिकॉर्ड को चेक करता हूँ। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार प्रकट करते हैं। आज मैं आभार प्रकट करता हूँ देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने IIT हो, IIM हो, एम्स हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, उनको बढ़ाने का काम किया। आज मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सड़कों का जाल देश भर में बढ़ाने का काम किया। आज मैं प्लीज आप सीट पे जाए, मैं रिकॉर्ड को चेक करता हूँ। प्लीज सिविल एविएशन में आफ्टर 10 मिनट आप लोग प्लीज रिकॉर्ड चेक।
प्लीज आई रिकॉर्ड चेक। आज बालू जी, एयरपोर्ट बनना हो, बालू जी, प्लीज। टर्मिनल भवन बनना हाँ, हो, good, आधुनिक सिग्नल record, प्रणाली हो। Remove, आज okay, okay, एयरपोर्ट पहले okay. चौहत्तर थे, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 147 कोई भी ऐसा एयरपोर्ट शब्द अगर किसी होगा सरकार ने तो मैं बनाया, रिमूव करूंगा। तो प्लीज आदरणीय बैठिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्लीज ने बनाया। बैठिए, पहले प्लीज बैठिए। ऑनरेबल मेंबर प्लीज, आप अपनी अपनी सीट पे जाकर देख बैठिए। मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। मैंने सती प्लीज, प्रथा के लिए नहीं बोला, No. मैंने सतीत्व की बालू जी, रक्षा के लिए please. बोला है, मैं रिकॉर्ड मैंने चेक कर रहा सतीत्व की हूं। रक्षा के लिए बोला मैं है चेक कर रहा हूं रिकॉर्ड। और उस पर मैं अडिग हूँ और My हमें room. गर्व भी होता है। ऑब्जेक्शन चेक इन रिकॉर्ड। ओके प्लीज। हमें सिविल एविएशन No. में अनेक काम हुए, रेलवे में राजस्थान में 14 गुना 2013-14 में जो बजट मिला उसका 14 गुना बजट मिला है। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सुन लीजिए। और रिकॉर्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार सभा की। चलिए माननीय सीपी जोशी साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैंने अपनी बात में सती प्रथा के बारे में न मैं या न मेरी पार्टी कभी इस बारे में समर्थन किया है, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कहीं ट्रांसलेशन की वजह से सतीत्व को सती से जोड़ दिया गया। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं सरल हूं, सौम्य हूं, हल्दी घाटी की भूमि से आता हूं, यह भी निवेदन करता हूं। यहाँ मैं अपनी, चूंकि हमारे पूर्व में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने भी, जब पूरा प्रदेश एक तरफ खड़ा था तब उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया था और मेरी सरकार भी न मैं कभी इस प्रथा के पक्ष में है। मेरी सरकार का प्रायोरिटी है राजनीति से ऊपर देश, राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात को चूंकि समाप्त करने से पहले अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं। हमने इस देश में देखा है कि आज वहां जिसके लिए मैंने बातचीत की थी, जैसे मुगल गार्डन को हटाकर अमृत उद्यान गया गया तो पूरे देश के लोगों में हर्ष का विषय हुआ। आज राजपथ को हटाकर कर्तव्य पथ किया गया, आज 7 रेसकोर्स को हटाकर अगर लोक कल्याण मार्ग किया तो पूरे देश के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। आज हम लोग देखें कि चित्तौड़ का दुर्ग जो मीरा, पन्ना और पद्मावती का एक गौरवशाली इतिहास जुड़ा है, जहां से विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है, जहां की गौरवशाली गाथाएं हैं, जहां हम लोग देखें कि दुनिया में मीरा से बड़ा भक्ति में कबड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता, हम पद्मावती के बलिदान से बड़ा कोई बलिदान नहीं मान सकते। और हम लोगों ने देखा है कि वहां वर्षों पहले एक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी आया था और एक पत्थर का शिलालेख लिखा था जिसमें लिखा गया कि उनको आईने में दिखाया गया। कुछ लोगों ने अकबर आईने में और कुछ गलत लोगों ने उस समय वो दिखा दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है और देश के सब लोगों ने, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का आपका, कि जिस महिला ने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति, सतीत्व की रक्षा के लिए, कौन महिला होगी? ऐसा उदाहरण है। हम कभी सती प्रथा का पक्ष नहीं करते। और अरे वो जौहर था, जौहर, अरे वो जौहर था। आप शायद इस पे प्लीज आपको शायद हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी। वो जौहर था। बोले अध्यक्ष जी कंटिन्यूस कीजिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जोर के मामले में बोला है। प्लीज बैठिए। देश में वर्षों पुरानी हमारी जो मांग थी, जोर के बारे में बोला है। पुरानी जो हमारी मांग थी, जोर के बारे में बोला, ठीक है। शिलालेख में जो गलतियां थी वो हमारे संस्कृति मंत्रालय से ठीक हुई है। और मैं किसान का अध्यक्ष जी, मैं किसान का बेटा हूं और जिस भाषा में वहां के लोगों से बात करता हूं, भाषण करता हूं, उसी भाषा का उपयोग करता हूं। मैं एग्जामिन करूंगा, मैंने आपको बोल दिया। प्लीज अध्यक्ष जी, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिन्होंने कहा और हमने शुरू से सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए।
और उन्होंने जो संकल्पना ली थी कि आज उन्होंने तिरंगा यात्रा में वहां एक तिरंगा यात्रा में गए थे आदरणीय मुरली मनोहर जी जोशी के साथ, तब देखा था कि धारा 370 और 35 से हटे वहां के लोगों को अरे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। और इसीलिए लोगों ने कहा कि वहां जलजला मच जाएगा, लेकिन जब 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हो और आदरणीय अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री हो और रक्त की एक बूंद भी नहीं बहती है और वहां से आतंकवादियों के सीने में तिरंगा गोप कर धारा 370 को हटाया जाता है, तब हमें गर्व होता है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, आपको दर्द होना चाहिए। जब मैं विस्थापित कैंप में, बस 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, उस कैंप में गया, नेहरू लिया का समझौता किससे किया था? किससे कहा था कि उस देश में जो पीड़ित होंगे वो हिंदुस्तान आएंगे, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां की सरकार की होगी। आज मैं उस कैंप में गया तो एक परिवार ने, वहां हम लोग भी गए तो रूह कांप गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उससे कहा कि एक परिवार में 16 लोग थे, पाकिस्तान में उस पूरे घर को लोगों ने, जाहिदियों ने घेर लिया, हाथ में हथियार थे। तब परिवार की एक सबसे छोटी बच्ची आई, एक टेबल को उठाकर अपने परिवार के मुखिया के सामने रख दिया और फिर गई, कोने से तलवार को उठाकर लाई और बाबा को दिया कि बाबा हम सब महिलाओं को गला रेत कर मार डालिए, न तो ये आतंकवादी, ये भेड़िए हमारी असमत लूट डालेंगे। जब वो ऐसे हालात में कोई घर जमीन सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान आता है, तब उनको नागरिकता देने के लिए आप लोग विरोध करते हो। तब हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने अच्छा निर्णय किया। तब देश की जनता कहती है मोदी जी है तो मुमकिन है और अमित शाह जी है तो यकीन है। और दुनिया ने युद्ध दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को विराम करने से पहले एक सुरक्षित है जनहित, सुरक्षित है जनहित, सुरक्षित है देश की सीमा, क्योंकि पहरेदारी कर रहा है 56 इंच का सीना, क्योंकि पहरेदारी कर रहा है 56 इंच का सीना। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। यही कहते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिन मान्य सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वह अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई है जिन्हें वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया समझा जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्दिष्ट समय के भीतर सभा पटल पर रखी जाएगी। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधन की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में विसंगति पाए तो वह अपना ध्यान तुरंत सभा पटल के अधिकारियों पे अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय सदस्यगण, लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह, फिर मेरा आग्रह कि सदन की मर्यादा को रखें। कोई भी माननीय सदस्य के किसी विषय पर आपको, 1 मिनट, किसी विषय पर आपको आपत्ति है, आप सीट पे खड़े होकर मुझे बताएं, अपनी बात कहें, मैं उसको एग्जामिन करूंगा, लेकिन उस सीटों पर जाकर वहां पहुंचना उचित नहीं है। ऐसे सदन नहीं चलेगा। आप कोई बात है मुझे प्लीज बैठिए, आप बैठिए। हाँ बोलिए राजा जी, क्या बोल रहे थे आप? क्या उचित था ये आपका वहां जाना? सर मेरे सवाल है कि आपका वहां जाना उचित था क्या? आप तो एक सवाल का जवाब दे दें। आप इस सीनियर लीडर, वहां जाना उचित था क्या? एक सवाल का जवाब दे दें। आप मानते उचित है तो ठीक है, सदन में सब इसी तरीके से सदन चला दूंगा मैं। नहीं, लेकिन आप अगर ये मानते ही उचित था तो इसी तरीके से भी सदन चला सकता हूं। सदन दोनों तरफ से चल सकता है। जैसा
हाँ Sir, I accept your राजा जी advice. राजा जी Sir, बोल रहे हैं। हाँ, राजा जी। Sir, I accept your advice, sir. I want, see, we all want to abide the ruling given by the chair. We are after chair. We are ready to give all respect to the even opposition members. Certain issues can be disputed or argued democratically in the chair. But certain issues, which is completely against the society, against the tranquility of the society, even anti-human. आप कोई विषय है तो मुझे बताएं ना। Suppose such Please. utterance was done. उदय It is प्रताप a- सिंह, उदय प्रताप सिंह